तो प्यारे बच्चों, आज 7वीं कक्षा का अध्याय 1 पादपों में पोषण। यहां हमें विशेष रूप से जो चीज जान लेनी है कि पादप क्या हैं। तो पौधों को हम पादप कहते हैं, और दूसरा हम यहां जानेंगे कि पादपों का पोषण कैसे होता है, पौधों में अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। तो सभी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पौधों को भी चाहिए। ये पोषक किन्हें कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। इन पोषकों को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति भोजन खाता है। सभी जीव इसीलिए भोजन बनाते या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो पोषण क्या है? सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और इसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो पादपों में पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं करते हैं, स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषण। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो विषम पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषण कहलाता है। ऐसे जीवों को विषम पोषी कहते हैं। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो वो जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और वो जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। तो पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? अधिकतर पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका उपयोग कई जीव जंतु जैसे कि पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया आदि करते हैं। तो अगर हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो है हरे रंग का वर्णक होता है जो पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और क्लोरोफिल में यह होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, मंड में बदल जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पत्तियां लेती हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जड़ें मिट्टी से, मृदा से जल लेती हैं, और इसके द्वारा ये प्रकाश करके पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? किसी भी पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो अब सूर्य का प्रकाश तो पौधे को अपने आप ही मिल जाता है, पत्तियों पर आकर गिर जाता है, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर ही होता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों पौधे को बाहर से लेने हैं। तो इन्हें वो कैसे लेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कैसे प्राप्त करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पादपों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाता है और पौधों में एक विशेष प्रकार का होता है जाइलम। जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है।
ये पेड़ के अंदर ऐसे हैं जैसे कि पाइप होते हैं, जिसका उपयोग पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। तो हमने जाना कि जल जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, जड़ तने शाखाओं से होता हुआ वो पत्तियों में जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंच जाता है। तो अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति वायु से करते हैं। हरी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हें रंध्र भी कहते हैं। स्टोमेटा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पादपों की पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक स्टोमेटा चारों तरफ से रक्षक कोशिकाओं से एक ऐसी जोड़े से घिरा होता है जो कि स्टोमेटा के छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। जब जल रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो फूल जाती हैं और मुड़ जाती हैं, जिसके कारण स्टोमेटा के छिद्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत जब जल रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वे सिकुड़ जाती हैं और सीधी हो जाती है, जिस कारण स्टोमेटा का छिद्र बंद हो जाता है। आप यहां देखिए, ये स्टोमेटा है जो पत्तियों के निचले सिरे पे होता है। ये जो दो कोशिकाएं आप साइड में देख रहे हैं, ये वाली, ये है द्वार कोशिकाएं या रक्षी कोशिकाएं। इनको रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं, द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। और जो बीच का छिद्र है ये है स्टोमेटा का द्वार। तो ये साथी जो कोशिकाएं हैं, आसपास जो कोशिकाएं हैं, इनसे जल जब इसमें आ जाता है तो ये फूल जाती हैं और इनके बीच का रंध्र खुल जाता है। और जब इन रक्षी कोशिकाओं से जल निकलता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और सीधी हो जाती हैं। सीधी होने पर ये बीच का मार्ग जो है ये बंद हो जाता है और अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर नहीं जा सकती। तो इसके साथ ही आपका आज का विषय यही समाप्त होता है। हम जल्दी ही अगले विषय के साथ आपके पास होंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन भाग 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फसल क्या है, इसके पद्धतियों में कैसे हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद जुताई कैसे करते हैं, उसके बाद बुआई का चरण कैसा है, बुआई क्या है, इससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे आगे हम देखते हैं कि खाद और उर्वरक। जब हम बुआई कर लेते हैं तो पौधे को खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद या उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद देना क्या है? लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो जब हम खाद देते हैं तो खेतों में डालते क्या है? कभी कभी तो हम खाद डालते हैं और कभी कभी उर्वरक। तो हमें इन्हें समझना होगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप या जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं और उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो खाद जो है हमारे कृषि अपशिष्ट से, घरेलू कचरे से, सब्जियों के, फलों के छिलकों से, इनसे गल सड़कर तैयार हो जाता है। खाद कई तरह का होता है। एक कंपोस्ट खाद होता है, एक वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, एक हरी खाद होता है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप खाद का चित्र देख सकते हैं। यह खाद बनाया जा रहा है कंपोस्ट खाद, और दूसरे चित्र में तैयार कंपोस्ट खाद दिखाया जा रहा है। आपने काले भूरे रंग का खाद देखा होगा, इसे खाद कहते हैं। इसे उपयोग किया जाता है खेत में डालने के लिए। दूसरा है उर्वरक जिन्हें कि हम फर्टिलाइजर भी कहते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके, जिसमें 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ उर्वरक और खाद में अंतर क्या है? खाद हम खेतों में बना सकते हैं, कोई भी गड्ढा खोद के उसमें सब्जियों के, फलों के छिलके डाल के खाद बना सकते हैं। जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है और ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है।
तो इनके उपयोग से किसानों के गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों से समस्या भी है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी आ रही है। यह जल प्रदूषण का स्रोत बन गए हैं। इनकी वजह से जल बहुत प्रदूषित हो रहा है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देने से भी हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कुछ चित्र हैं। ये यूरिया, जिसको हम नाइट्रोजन खाद बोलते हैं, और यहाँ है एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और ये तीसरा जो है चित्र आप देख रहे हैं डीएपी खाद है। तो इस तरह से हम उर्वरक, तो तीनों हम उर्वरक हैं ये तीन, और इनको हम खेतों में डालते हैं। इस तरह के और उर्वरक भी हमें उपलब्ध होते हैं। यहां हम देख रहे हैं खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तो मैंने बताया उर्वरक जो है वो एक अकार्बनिक लवण है, इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। उर्वरक में पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट या पौधे के अवशेष के विघटन से बनता है। खाद खेतों में बना सकते हैं। खाद में से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में उत्पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो पोषक तत्व तो कम होते हैं, लेकिन ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसमें। खाद के क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य 4 कारण निम्न प्रकार से हैं। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी ज्यादा पानी ज्यादा देर तक मिट्टी में बना रहेगा, मिट्टी ज्यादा देर तक नम बनी रहेगी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तो मिट्टी भुरभुरी भी रहती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसी प्रकार से खाद के बारे में राइजोबियम नाम का जीवाणु भी हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जो फलीदार पौधे होते हैं, आप चित्र में देखिए मटर का पौधा दिखाया गया है, ये कोई भी फलीदार पौधा हो सकता है, ये दालों का पौधा हो सकता है किसी का। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये भी प्रकृति में अपने आप ही, आप मानिए कि नाइट्रोजन की वृद्धि कर रहे हैं हमारी मृदा में। ये राइजोबियम नाम के जीवाणु पौधे की जड़ों में रहते हैं। आप अगर चित्र को देखें ध्यान से, उसकी जड़ों में देखिए मोटी मोटी ग्रंथियां हमें दिखाई दे रही हैं। ये ग्रंथियों के बीच में राइजोबियम नाम का जीवाणु, ये क्यों रहता है? ये पौधे से भोजन ले लेता है और पौधे को बदले में नाइट्रोजन दे देता है। अगर आप यहाँ ये वास्तविक एक पौधा है, इसकी जड़ों में देखिए आपको सफेद सफेद ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं, इनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, और ये इसे बड़ा करके आपको दिखाया गया है। तो इससे ये राइजोबियम नाम का जीवाणु है। तो इसमें अभी इतना ही आज के लिए। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ